तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद भूमिका। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी ही हम लोग जी और नीट के लिए एक अलग अलग सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो जी को लेकर तो मैं अभी एक सीरीज स्टार्ट कर दी हूँ। नीट के लिए थोड़ा सा टाइम शायद लग सकता है, क्योंकि वन बाय वन थोड़ा वीडियोस बनाना और क्विकली उन्हें आप लोगों को पढ़ाना भी थोड़ा सा टाइम लेंदी तो हो ही जाता है अप्रोक्स। और इसके लिए अब आपको देखो क्या करना है। अब आप जो वीडियो सुनेंगे, उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हर चैप्टर को लेकर। और जी की जो सीरीज स्टार्ट की है उसका अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 12th और अपना उसको लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। वो अपना चलता जाएगा, यहाँ हम लोग सारे चैप्टर्स को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को कहीं से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फाइंड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये यूजफुल है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। आप लोगों के लिए मे बी जस्ट वो एक यूजलेस थिंग हो सकती है, लेकिन एज अ टीचर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा तो चैनल हो सकता है बहुत जल्दी डेड भी हो जाए। तो आप लोगों को क्विकली यहाँ पर एक काम जरूर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए आते रहें। अदरवाइज आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं वहां कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखो चैप्टर सोल्यूशन से अभी स्टार्ट कर दिया है काम, और धीरे धीरे हम लोग इसमें सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम आगे चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स C2H5OH एंड CH3OCH3 वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव सेम वैल्यूज। यहाँ जो दो हमको दिए गए हैं, डेट इज C2H5OH, एक दिया है हमको इथाइल अल्कोहल, और एक दिया है हमको CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर। इन दोनों को लेकर कौन सी वैल्यू सेम होंगी वो हमें बताना है। अच्छा, उससे पहले इसको हम एक क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले को कंबाइन करके लिख देते हैं। सी हमारे 2 हो गए, H5+1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, एक हो गया हमारा ऑक्सीजन। इसको भी अब ऐसे ही करें, कंबाइन करके लिखेंगे तो C2H6O, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। तो जब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका सेम मोलर मास। अब सेम मोलर मास होने से कौन सी वैल्यू सेम आती है वो हम ऑप्शन पर चलते हैं। पहले ऑप्शन पर आ जाओ, बॉइलिंग पॉइंट। क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास पर डिपेंड करता है? देखो क्या होता है, जैसे इथाइल अल्कोहल की हम बात करें, ये वोलेटाइल लिक्विड में आता है। यहाँ जो ऑक्सीजन है आपका, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से वो अदर हाइड्रोजन को भी अट्रैक्ट करेगा, वो अपने हाइड्रोजन को भी अट्रैक्ट करेगा, वो वाटर के साथ भी बॉन्डिंग करेगा। इतने सारे फोर्सेस बनाने की वजह से जब आप इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब CH3 और CH3 की बात करें, आप कहेंगे ऑक्सीजन तो यहाँ भी है, लेकिन ये ऑक्सीजन दो दो मिथाइल ग्रुप से सराउंड किए हुए हैं। तो दो मिथाइल ग्रुप जब इसको सराउंड करे हुए हैं तो इसका मतलब ये दोनों जो साइड थी, वहां पर क्या हुआ है कि ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग करना स्टॉप करा दिया है। तो अब जो बॉन्डिंग हो रही है वो अल्कोहल से थोड़ा कम हो रही है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ से हो जाता है हमारा गलत, कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका सिमिलर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पर आ जाए वेपर प्रेशर। ये डिपेंड करता है कि दोनों लिक्विड में कौन वॉलेटाइल है। तो आपके अल्कोहल्स जो है वो ईथर से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। इट मींस आपका अल्कोहल जो है वो वेपर प्रेशर ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू ईथर। नेक्स्ट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी सेम चीज आ जाएगी कि कितना ज्यादा हीट प्रोवाइड करने पर कितना वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो ये भी सेम नहीं रहेगा। लास्ट आ जाते हैं गैसियस डेंसिटीज। आपकी डेंसिटी है वो आपका मोलर मास पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब दोनों का मास सेम है तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर दोनों की गैसियस डेंसिटी सेम आएंगी। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है वो यहाँ से हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 6.02 इंटू 10 to the power 20 molecules of urea, इतना हमें दे रखा है, आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन। द कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन इज। अब जो कंसेंट्रेशन मांगी है सबके पीछे एम दे रखा है, इसका मतलब मोलारिटी में हमसे मांग रहा है, साथ में उसने हमको एवोगैड्रो नंबर दे दिया है 6.02 इंटू 10 to the power 23। अब देखो, मोलारिटी जब हम निकालते हैं तो हमको क्या चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या हमारे पास मोल्स प्रेजेंट है? मोल्स नहीं है, तो फिर हम क्या करें, मोल्स निकालें। मोल्स के लिए क्या करेंगे हम,
गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन नंबर आपके पास कितना है 6.02 इंटू 10⁻20 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। डिवाइड लगाओगे तो ऊपर 0.001 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इतना नंबर ऑफ मोल्स आपके किसमें प्रेजेंट है, क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन में आपके इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। तो मोलारिटी के लिए हमको क्या चाहिए 1000 ml। तो 1000 ml में कितने हो जाएंगे भाई 0.001 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 0.01 मोलारिटी, सॉरी, कैपिटल एम। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से मोलारिटी। आपका आंसर सेकंड जो है वो यहाँ से हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या कह रहा है, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 द want ऑफ फैक्टर I यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास इज। इससे लेकर यहाँ पर हमें फॉर्मूला निकालना है कि I का फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, अच्छा देखो, उसके लिए आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं, I-1 अपॉन N-1, यही होता है। यहाँ पर N जो है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ आयंस। तो पहले हम नंबर ऑफ आयंस निकाल लो, इसको डिसोसिएट करके देख लो। ये किसमें डिसोसिएट हो जाएगा आपका 2Na प्लस आयन प्लस SO4 टू नेगेटिव आयंस में। तो आपका N जो है यहाँ से कितना आ जाएगा 2 + 1 से ये आ गया आपका यहाँ से 3। तो बस आपने उठा के इसे यहाँ पुट कर देना है I-1 अपॉन 3-1, ये हो जाएगा आपका 2। तो आपका यहाँ से I-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अल्फा, और I आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 2 अल्फा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से आंसर। यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये क्या क्या दे रखा है, देखो, द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। क्या क्या दे रखा है, V1 हमको दे रखा है इसमें हमें 750 ml और 0.5 m, M1 हमको दे दिया 0.5 m सोल्यूशन ऑफ HCl विद 250 ml, एक और हमें दे दिया यहाँ से 250 ml वॉल्यूम, और इसकी मोलारिटी इसने हमको कितनी दे दी है 2m सोल्यूशन। और उसके बाद वो हमसे क्या कह रहा है कि अब जो मोलारिटी बन के आएगी वो हमें बतानी है सोल्यूशन की जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। तो इसका मतलब V3 कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा V1 + V2। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं M3V3 इज इक्वल टू M1V1 + M2V2। ठीक है, तो बस हमें उठा के यहाँ से M3 निकाल देना है, M1V1 + M2V2 डिवाइडेड बाय M3। यहाँ जब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ से आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसे सॉल्व करके देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी अगर किसी कंपाउंड को लेके बात करें या बोले प्योर वाटर, प्योर एसीटोन, प्योर अल्कोहल, जब भी इस तरीके से बात करेगा तो आपको डिग्री वहां पर मेंशन करनी है प्योरिटी के लिए। तो वेपर प्रेशर की बात चल रहा है तो इस एसीटोन को मैं ए लेकर चल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पूरा एसीटोन ना लिखकर, पी नॉट ए हमको कितना दे दिया उसने 185 टॉट 20 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। उसके बाद क्या कह रहा है 1.2 ग्राम ऑफ स्मॉल डब्ल्यू हमको दे दिया 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। हमको नहीं पता क्या सब्सटेंस है ये, तो उसका डेफिनेटली मोलर मास हमको नहीं पता होगा। इसके बाद वो क्या कह रहा है नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। कैपिटल डब्ल्यू उसने हमको दे दिया है 100 ग्राम, तो एसीटोन बोल दिया है तो मोलर मास हम खुद निकालेंगे। उसके बाद इट्स वेपर प्रेशर वाज, दोनों को मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है 183 टॉर। क्या कह रहा है द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंसेस, ये निकालना है। ठीक है, पहले हम क्या करें एसीटोन का मोलर मास निकाल लें। फॉर्मूला CH3 COCH3, जब आप ज्वाइन करके लाओगे C3H6O, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 58U आ जाएगा। ठीक है, बस उठा के यहाँ से अब कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है ये आपको देखना है। जब आप देखो सारी चीजें गिवन वाली लिख लेते हो ना, फिर पहचानना थोड़ा इजी हो जाता है। तो फॉर्मूला आपका यहाँ से लग जाएगा P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू कैपिटल M ओवर कैपिटल W। यहाँ से स्मॉल m आपको फाइंड करना था।
तो जब ये आप यहाँ से m निकाल के लाओगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 64u। ये आपका ऑप्शन 4 जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक बार आंसर पुट जरूर करना, पूरा लास्ट तक निकाल कर कैलकुलेट करके लाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कह रहा है स्मॉल w हमारा है 18 ग्राम। देखो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये कुछ भी मैंने अपने आप से या किसी और बुक से नहीं लिए हैं, ये सिर्फ आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत पुराने भी लिए हैं, 4-5 के भी लिए हैं, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और चेंज होकर आ रहे हैं। तो आपके 17, 19, 14, 20 सारे यही वाले जी मेंस के क्वेश्चन है, टिल नाउ वाले भी, लास्ट ईयर तक के भी। तो इनको क्या है सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन आ जाए। अब क्या कह रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज है, मोलर मास हम खुद निकालेंगे। C6H12O6, इसका मोलर मास आपका आ जाएगा 180U, इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैपिटल एम हमें पता चल गया 18U। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वा सोल्यूशन इज। तो वेपर प्रेशर फॉर दिस सोल्यूशन का मतलब पीएच हमसे मांगा जा रहा है। और जब मैंने पहले एक सीरीज में ये पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको उस जो वीडियो थी उसमें बताया था कि जो कंपटीशन एग्जाम्स होंगे उनमें आपको पी नॉट ए की वैल्यू नहीं देगा, वो आपको खुद से याद करनी है कि ये आपकी होती है 760 टॉर, ठीक है। ये किसके लिए है, पी नॉट ए वाटर के केस में। तो वाटर का वेपर प्रेशर 760 टॉर होता है, ये आपको खुद से वैल्यू लगानी है। तो बस आपका ये आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एच अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल एम ओवर कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ से हम पी एच कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपकी वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आएगी 752.4 टॉर, ठीक है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। और आई थिंक ये क्वेश्चन आपका है जी मीन्स 2014 का है, ठीक है। ये मेंस 2014 में आया। देखो क्वेश्चन कितना इजी है, मुझे नहीं लगता कि पढ़ने वाले बच्चों को इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लगेगी। मेंस निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट आपके दिमाग में भरा होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी एकदम रटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी बहुत बढ़िया करो, उसके बाद तो कोई भी एग्जाम कुछ नहीं है आपके लिए। देखो बेसिक आप सब कर लोगे, मेंस भी निकाल लोगे, एडवांस के लिए थोड़ी स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ये मैं मानती हूँ। फिलहाल आप मेंस पे फोकस करो और बहुत अच्छे से उसे क्लियर करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। देखो सेवेंथ वाला क्वेश्चन इतना इजी है, लेकिन आधे बच्चे इसी को देखकर एकदम होपलेस हो जाते हैं कि ये तो ग्राफ आ गए, पता नहीं कैसे कंपेयर करना होगा। चलो इसी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। फॉर द सोल्यूशन ऑफ गैसेस W X Y Z, ये गैसेस हमको दी हुई हैं इन वाटर एट 298 केल्विन, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH आर 0.5, 2, 35 एंड 40 किलो बार रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डेटा इज। आप देखो जब भी आपको इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन मिले, हमेशा कोशिश करो फाइंड करो कि डिफरेंट कौन सा आ रहा है, ठीक है। पहले तो मैं ये आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। ये क्वेश्चन में देखो पहले वाले में देखो ग्राफ तो दो सीधे जा रहे हैं, दो यहाँ पर डाउनवर्ड जा रहे हैं। ये आपका सारा अपवर्ड जा रहा है, ये आपका अपवर्ड जा रहा है, जो सेकंड वाला है इसमें ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये दो आपके थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, तो इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है कि कोई आंसर आपका आ सकता है, ठीक है। अब देखो अब हम आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पर। हम लोगों ने एक पढ़ा था हेनरीज लॉ में आपका कि P इज इक्वल टू क्या होता है KH इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, इस रिलेशन से मैंने आपको एक चीज बताया था कि KH जो है इसका रिलेशन मोल फ्रैक्शन से हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका हमने जब हेनरीज लॉ की वीडियो में बात की है तो बहुत अच्छा डिटेल पढ़ा है कि KH किस किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ सकते हैं, ये भी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो KH जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, इसका मतलब जिस जिसकी वैल्यू KH की ज्यादा है उसका मोल फ्रैक्शन अपने आप कम आता जाएगा। तो अब जरा पहले हम मोल फ्रैक्शन के यहाँ वैल्यू लगा लें। मोल फ्रैक्शन किस किस का कम आएगा भाई, यहाँ KH दे रखा है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ W X Y और Z, ये चार चीजों को लेके बात हो रही है। जिसमें KH की वैल्यूज हमको दी हुई है, इसके लिए दिया है 0.5, इसके लिए हमको दिया है 2, इसके लिए है दिया है 35 और इसके लिए दिया है 40। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा KH किसका आएगा, ऑब्वियसली W का, जिसका KH सबसे कम है। उसके बाद X का, उसके बाद Y का और उसके बाद Z का। तो एक चीज हमको ये आइडिया लग गया। अब यहाँ से आ जाते हैं पार्शियल प्रेशर पर, क्योंकि ग्राफ जो प्लॉट किया गया है वो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच किया गया है, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर यानी कि पी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन आपस में कैसा है,
ये हमें दिख रहा है यहाँ पर सिमिलर, ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर यहाँ पर दिया गया है गैसेस के बारे में और मोल फ्रैक्शन दे रखा है वाटर। इसका मतलब दो डिफरेंट चीजों पर बात हो रही है। आप देखो इसे कैसे करेंगे हम, ठीक है। ये जो है P, ये चल रहा है हमारा गैस का, इज इक्वल टू KH भी हमारा गैस का चल रहा है, और जो X है वो फॉर्मूले में अकॉर्डिंग होना चाहिए था गैस का, लेकिन हमको दे रखा है वाटर का। तो हम लोग अगर हमें XA जो हम यहाँ लगाते हैं, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें XB मांगता था तो हम क्या करते थे, 1 - XA कर देते थे, वही हम यहाँ करेंगे। P for gas is equal to KH into 1 - X water, ठीक है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, P gas is equal to KH, और यहां से जब हम अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस KH into X water, ठीक है। अब यहां से जब आप ये रिलेशन निकाल के लाओगे, प्रेशर फॉर गैस और KH इंटू वाटर का, यहाँ जगह नहीं छोड़ी मैंने लिखने की, चलो यही लिख लेते हैं। P फॉर गैस इज इक्वल टू, मैं पहले वाले KH को निग्लेक्ट कर रही हूँ, यहाँ मैं ले रही हूँ KH इंटू X फॉर वाटर। तो इन दोनों का रिलेशन जब आप यहाँ देखोगे तो ये जाएगा आपका इनवर्स में, ठीक है। पार्शियल प्रेशर और वाटर जो मोल फ्रैक्शन है वो इनवर्स में जाएंगे। इसका मतलब जो ये जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है, ये आपकी मोल फ्रैक्शन के जस्ट ऑपोजिट आएगी। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पार्शियल प्रेशर किसका आएगा, Z का। इसके बाद किसका आएगा यहाँ पर आपका, Y का। उसके बाद X का, और सबसे लास्ट में आपका आएगा W का। अब यहाँ पर ज्यादा कम का तो हमसे कुछ मांगा नहीं था, ठीक है। हमसे क्या मांगा था कि इसका ग्राफ अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। देखो मैं ये एक्स्ट्रा इसलिए सॉल्व करा रही हूँ कि कभी अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछ ले कि सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर इन चारों में से किसका आएगा, तो आप ये सीरीज इस तरीके से ऑर्डर लगा पाओ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ, मेन कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। अब देखो वापस से हम लोग उसी चीज पर चलते हैं, अभी जो हम बात कर रहे थे कि P गैस इज इक्वल टू KH, और यहाँ हमने क्या निकाला था, -KH इंटू एक्स फॉर वाटर, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरीके से कर देती हूँ कि P गैस इज इक्वल टू माइनस का KH, एक मिनट इस H को थोड़ा नीचे लिख लें सबस्क्रिप्ट में, माइनस का KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, और प्लस इस KH को मैं उठाकर लाई पीछे, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं करा, बस थोड़ा सा हमने इस तरीके से लिख दिया है कि आगे माइनस वाला कर दिया और पीछे वो कर दिया, ठीक है। क्यों करा, ताकि हम ये बना सकें y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा। ये हम कंपेयर करते हैं कि हमारा ग्राफ अपवर्ड जाएगा, डायरेक्शन जाएगा, उसका इंटरसेप्ट क्या आएगा। इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि ये वाला एक्सेस हमारा कौन सा जाएगा, ये वाला एक्सेस कौन सा जाएगा, ठीक है। वाई और एक्स, आई होप ये आपको बहुत इजीली पता होंगे। अब हम लोग मेन चीज पर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है ये। अगर आपका यही जो है m, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो आपका ग्राफ जाता अपवर्ड, ठीक है। लेकिन क्योंकि यही वैल्यू आपकी माइनस में है, इसका मतलब ग्राफ आपका जाएगा कैसा, डाउनवर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे गलती करते हैं। वाई एक्स सबको पता है, गड़बड़ी हो जाती है कि हमारा इंटरसेप्ट क्या आएगा प्लस हमारा स्लोप कैसा जाएगा। तो हमारा स्लोप जो है यहाँ से वो कितना आ रहा है, माइनस का KH डाउनवर्ड जाएगा, प्लस इंटरसेप्ट अगर आपका मांगता तो आप बता देते हैं यहाँ से KH। अब बस इन सब में देखो तो हमारा ये ग्राफ जो है वो डिफरेंट जा रहा है, क्योंकि स्लोप जो है वो डाउनवर्ड साइड जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा है। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्ट कर लिए हैं, सोल्यूशन यहाँ से हमारा खत्म कर दिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, क्या क्या गिवन है हमको वो देख लेते हैं हम। इसमें कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। मोलारिटी हमको कितने की दे रखी है, 0.2 मोलर। उस पर कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना आता है, 50 ओम। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन, मतलब क्या बात कर रखा है, कापा की हमसे बात की हुई है कि जो कापा है वो कितना है, 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। साइमन को आप जानते हैं 1 अपॉन ओम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 एम, मतलब अब हमसे दो केसेस की बात हो गई कि ये हमारा हो गया फर्स्ट केस, और ये जो सेकंड केस है यहाँ वो हमसे कह रहा है कि मोलारिटी है 0.5 एम। और फिर क्या कह रहा है, उसके टाइम पर जो रेजिस्टेंस आता है वो कितना आ रहा है, 280 ओम आता है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 एम सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज, ये हमसे मांगा जा रहा है, ठीक है। डेल एम हमसे मांगा जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट केस पर आ जाते हैं।
और फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि कापा इज इक्वल टू होता है 1/r इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए हमारा क्या है यहाँ से सेल कांस्टेंट, जिसे आप लोग जी स्टार भी कहते हैं। यहाँ से क्या करें, हम पहले ये सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, कापा इंटू रेजिस्टेंस। कापा आपका दे रखा है 1.4 साइमन मीटर इनवर्स मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस आपका कितना है 50 ओम। अब ये साइमन और इससे तो आपका ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 70 मीटर इनवर्स। ये आपका पहला कापा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं हम लोग। तो सेकंड केस में ये हमसे अब वापस से हम यही वैल्यू लगा दें, क्योंकि अब दूसरा वाला रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो गया, मोलारिटी सोल्यूशन की चेंज हो गई है। कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। अब की बार हम सीधे क्या करेंगे, कापा कैलकुलेट करेंगे इस सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो 1/r हमको पता है कितना दे रखा है उसने, 1/280 इंटू एल अपॉन ए आपने अभी निकाल लिया 70 मीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगी 0.25। अब देखो नीचे ये ओम था, ऊपर ओम गया तो क्या हो गया ओम इनवर्स, और मीटर इनवर्स आपका चल ही रहा है, यहाँ तक ये वैल्यूज आ गई। अब हमें बस सीधे कुछ नहीं करना, मोलर कंडक्टिविटी की तरफ चलना है कि लैम्डा सॉरी डेल्टा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ये आपका फॉर्मूला होता है। कापा आपको पता ही है, यहाँ से 0.25 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 1000 और अपॉन में आपका मोलारिटी यहाँ पर कितना दे रखा है सोल्यूशन का 0. कहाँ गया 5 मोलर। 0.5 मोलर मींस मोल पर लीटर, जिसे आप मोल पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा आंसर यहाँ से आपका पूरा आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर। ये आपको यूनिट उसने ऑलरेडी दे दिया कि इसी में ही निकालना है मोल इनवर्स। आपका ऑप्शन यहाँ से ए जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर कोई यूनिट चेंज कराता तो हमको ऊपर से ही चेंज करके लाना पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। आई थिंक इसका ईयर मैंने मेंशन नहीं किया है, कौन से ईयर में आया। खैर ये लेटेस्ट वाले क्वेश्चन ही है, सब 2014 समथिंग का ही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके 2014 टू 1920 वाले ही मैंने अभी यहाँ पर लिए हैं, बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इतने इजी है करना, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लगाओ आ जाएगा, बिल्कुल कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। कितना मास कॉपर का डिपॉजिट हो जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको जरा हम यहाँ देख लें किसमें ये डिसोसिएट होता है, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, यही होता है हमारा डिसोसिएशन करने पर। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि इस Cu2 प्लस को अगर इसके वापस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। और यही कॉपर जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो एक मोल जो हमारा Cu2 प्लस आयन है, इसको कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। देखो जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही हो जाता है हमारा फेराडे, वही हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी से हमारा 1 मोल कॉपर जो है एटम डिपॉजिट हो जाता है, और 1 मोल कॉपर एटम का मास होता है 63.5 ग्राम। क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा था, 2 फेराडे से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, सीधा सीधा आंसर है जी 63.5। अब देखो, अब वो आपको यही क्वेश्चन के लिए क्या कर सकता है, इसकी जगह वो आपसे पूछ ले कि 6 फेराडे से कितना होगा। तो आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि 2 फेराडे से हो रहा है 63.5, तो 6 फेराडे से कितना होगा, बस यहाँ पर आंसर कैलकुलेट करोगे 63.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये पार्ट करना नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक हिंट के फॉर्म में बता रही हूँ कि क्वेश्चन जो चेंजेस होते हैं वो यही होते हैं, कुछ और अलग नहीं आता, ठीक है। इसी को उठा के थोड़ा ऐसे पूछ लेगा, लेकिन आएगा वही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल भी यार टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है और ये एग्जाम इसी साल में इसी टाइम में ही निकालना है एनी हाउ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाओ। ये हमसे कह रहा है हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज। वाटर को कितने लंबे टाइम तक इलेक्ट्रोलाइज किया जाए पासिंग थ्रू 100 एम्पियर करंट, 100 एम्पियर करंट पास करने पर, सो दैट द ऑक्सीजन रिलीज्ड कैन कंप्लीटली बर्न 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन। तो 100 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास करने से जो वाटर जो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है उससे ऑक्सीजन जो निकलेगा उससे 27.66 ग्राम डाइबोरेन को हमें कंप्लीटली बर्न करना है। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको थोड़ा उल्टा चलना पड़ता है।
ये वाले क्वेश्चन स्पेशली मैंने नोटिस किया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये वाले क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं वो सब आपके इसी टाइप के आ रहे हैं कि उल्टा चलो। कैसे उल्टा चलो? वो पूछ रहा है डाइबोरेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए, तो चलो इसी को बर्न कर देते हैं। डाइबोरेन मतलब B2H6। किसी भी कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं और हमेशा बनता है उसका ऑक्साइड B2O3 प्लस, वहां से क्या रिलीज हो जाता है? वाटर। आप देखो बैलेंस कर लें, दो बोरॉन हो गए, दो बोरॉन हो गए, ठीक है। सिक्स यहाँ पर क्या है, हमारे हाइड्रोजन यहाँ है टू, टू ऑक्सीजन, तो हमें किस तरीके से बैलेंस करें? पहले सिक्स हाइड्रोजन है तो थ्री का मल्टीप्लाई किया, थ्री टू जा सिक्स। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए? थ्री। तो इसको अगर हम यहाँ थ्री करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी तो थ्री है, तो टोटल कितना हो गया हमारा? सब कुछ इक्वल होके आ गया, सिक्स ऑक्सीजन, सिक्स हाइड्रोजन, दो बोरॉन, कंप्लीटली बैलेंस्ड। अब इस B2H6 का हम क्या करें? मोलर मास निकाल के देख लें, ठीक है। उसने हमें बोरॉन का एटॉमिक वेट दिया हुआ है कितना? 10.8 प्लस सिक्स इंटू वन। तो यहाँ से जब आप ये कैलकुलेट करोगे ना तो ये आपका 27.6 ही आ जाएगा। तो इतने ग्राम डाइबोरेन को कितना ऑक्सीजन चाहिए था? 3 मोल्स चाहिए था, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि इस H2O से हमें ऑक्सीजन निकालना है, कैसे? इसे इलेक्ट्रोलिसिस करके। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि H2O को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको मिलता है हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज 2 मोल लेती तो हमको क्या मिलता? 2H2 मिल जाता और 1 मोल क्या मिल जाता हमें? O2 का। हमें कितना चाहिए यहाँ पर से बर्न करने के लिए? 3 मोल्स। तो क्या करें इसे? यहाँ पर 6 मोल्स ले लें वाटर के। 6 मोल्स जब हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 टाइम्स हमको मिल जाएगा H2 और 3 टाइम्स हमको मिल जाएगा O2। बिल्कुल सही हो गया ना? 3 मोल्स ही तो चाहिए तो ऑक्सीजन के, उसे बर्न करने के लिए, ऐसे मिल गए। लेकिन इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। कौन रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन। किस तरीके से? ये खुद भी तो ब्रेक हो जाएगा। तो 6 × 12 से ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर 12H+ आयन प्लस 3O2। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे कैसे पता चलेगा? 12 × +12, प्लस में है तो 12 ही हमें यहाँ मिलेगा माइनस में। कोई भी रिएक्शन जब बैलेंस होती है तो कैसे होती है? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही करते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे 12 फैराडे, 12 इलेक्ट्रॉन मीन्स 12 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से रिलीज हो रही है। तो बस यहीं पर आ जाते हैं कि हमें क्यू जो है वो मिल गया। चार्ज यहाँ पर कितना मिल गया? 12 फैराडे। इसे कूलॉम में कन्वर्ट कर दो तो 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलॉम, सॉरी 96,500 कूलॉम। ये हो गया। आई उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि 100 एम्पियर का करंट पास किया जा रहा है। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम हमसे मांग रहा है। और हम क्या करेंगे? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से T हम लोग निकाल लेंगे, Q अपॉन आई। Q हो जाएगा हमारा 12 × 96,500 अपॉन जो आई है ये हो गया हमारा 100। आई थिंक इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, गिव मी अ मोमेंट। ये आ गया 11,580, 11,580 सेकेंड। अब इसको क्योंकि ऑप्शन में आप देखोगे आर्ट्स में दे रखा है, तो बस आप क्या करोगे? यहाँ पर 3600 का डिवाइड लगा दोगे। पता नहीं आपको शायद दिख पा रहा है कि नहीं, शायद मेरा फोटो आ रहा होगा आगे। तो 11,580 सेकेंड का जब आप 3600 से यहाँ डिवाइड लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 3.2 आवर्स। ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस ये वाले क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इस टाइप के आएंगे जहां पर हाउ लॉन्ग या आई के बारे में बात कर रहा है या चार्ट पे पूछ रहा है तो उल्टा चलना, पीछे से स्टार्ट करना क्वेश्चन को, तब आगे पूछना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पर। An aqueous solution of copper sulfate is subjected to electrolyze using inert electrode. The pH of the solution will be। अगर कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन को जब आप इलेक्ट्रोलिसिस वहां पर कर रहे हो तो वहां पर जो सोल्यूशन है उसका पीएच का क्या फर्क पड़ेगा वो हमें बताना है। हम क्या करें? यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलिसिस देख लें, ठीक है। एनोड पर क्या होता है? वाटर इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो H2O अगर हमने 1 मोल लिया तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से 2H प्लस प्लस हाफ O2 और प्लस 2 × 2 +2 आ रहा है ना, तो बस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कैथोड पर क्या हो रहा है? एट कैथोड, वहां पर कॉपर आयन से कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा, भाई CuSO4 से CO2+ मिलेगा। वही CO2+ क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर में। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है यहाँ से कि H2O प्लस Cu2+ गिविंग राइज टू
2H प्लस प्लस हाफ O2 और प्लस कॉपर। जिस इक्वेशन में, जिस फाइनल इक्वेशन में आपको राइट साइड, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब उसका पीएच पर क्या फर्क पड़ना चाहिए। पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/H प्लस होता है, लॉग H प्लस जब हम लेते हैं फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो पीएच और H प्लस का रिलेशन इनवर्स में जाता है। तो अगर H प्लस बढ़ रहा है तो पीएच अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। इतना इजी क्वेश्चन पता नहीं 2014 में दिया क्यों है, और वो भी मेंस में, कि गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ, आई थिंक क्लास 9th में मुझे याद है कि एक बच्चे को मैंने बहुत साल पहले पढ़ाया था, जब ये शायद 8th में भी हो सकता है, मुझे याद नहीं। तो ये क्वेश्चन कितना इजी है, क्रोमियम कॉपर जिंक और लेड। तो हमें पता है कि हम हमेशा गैल्वेनाइजेशन के दौरान आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं, और आयरन जैसे मेटल्स को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हाईली रिएक्टिव मेटल वहां पर कोटिंग कर देते हैं, ताकि जो कोरोजन हो, जो रिएक्शन हो, वो उस मेटल को हो सके, और जो अंदर मेटल है वो हमारा सेफ रह सके। ठीक है, तो यही बात मैं शायद बच्चों को समरसेबल को लेकर बताती थी कि पहले हम जिंक का पाइप उसमें ऐड करते हैं, उसके बाद हम आयरन पाइप्स डालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाउ मेनी फेराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव टू Cr3+। ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव से हमको करना है Cr3+। ऐसी इक्वेशन जब भी आ जाए, चाहे Mn2O7 को लेकर आ जाए, चाहे Fe2O3 को लेकर आ जाए, आप क्या करना, सबसे पहले उसको बैलेंस करना। पूरा इक्वेशन अगर बैलेंस हो गया तो फिर हो जाएगा। इस साइड लेफ्ट साइड क्रोमियम कितने हैं 2, राइट साइड है 1, तो हम पहले 2 लगा दें यहाँ पे, क्रोमियम बैलेंस हो गया। 7 ऑक्सीजन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 टाइम्स यहाँ लेना पड़ेगा वाटर। इक्वेशन इलेक्ट्रोलिसिस ऐसी होती है वाटर के प्रेजेंस में, H2 हो गया। फिर 7 इंटू 2 14, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए, तो हम यहाँ कर देते हैं इसे बैलेंस इस तरीके से 14H प्लस। अब आखिरी क्या बचा हमारे पास, चार्ज। तो 14 इंटू प्लस 1 14, माइनस Cr2O7 पे चार्ज है 2, टोटल इस साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं 12, इस साइड देखो 2 इंटू 3 से 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, हम इधर 6 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 इंटू -1 से जो -6 आएगा, तो टोटल चार्ज हमारा दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही हमसे मांग रहा था, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही आ जाएगा हमारा फैराडे, तो 6 फैराडे हो गया हमारा आंसर। ये कब था, जब उसने 1 मोल Cr2O7 बोला था। अगर वो यही 2 कर देता तो इसी को चेंज करके आप डबल कर देते, 6 की जगह 12 फैराडे कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कंसंट्रेशन C एंड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन आर लैम्डा C एंड लैम्डा इंफिनिटी रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लैम्डा C एंड लैम्डा इंफिनिटी। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये आपको सिर्फ याद ही होना चाहिए कि डिबाय हकल-ज़ोनसागर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूला है वो सीधा सीधा होता है लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी माइनस बी √C। सीधा सीधा आंसर है, कुछ नहीं करना, ये आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एक मैं होमवर्क में दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को करना और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। और अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल मत जाना। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।